वैक्सीन लगने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव क्यों निकल रहे हैं? है जवाब, बिल्कुल है जवाब। क्यों निकल रहे हैं साहब? वैक्सीन की शॉर्टेज है, तो हम ओपन इकोनॉमी, ओपन मार्केट होने के बावजूद भी फाइजर को, मॉडर्ना को और जॉनसन एंड जॉनसन को एंट्री क्यों नहीं दे देते भारत के अंदर? इसका भी जवाब हमारे पास होने वाला है। साथ ही बहुत सारे सवाल होंगे। लॉकडाउन और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के जो आधे घंटे का भाषण दिया था, सीएम पीएम संवाद जो आपने देखा था, तो वहां तो खैर किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं, और नहीं लेने की वजह भी मैं आपको बताता हूं क्यों। वीडियो के मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आलिया भट्ट, सोनम कपूर, अक्षय कुमार और आमिर खान। ये एक ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी फिटनेस पे बहुत जबरदस्त ध्यान देते हैं, इंक्लूडिंग कैटरीना कैफ। वो भी एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनकी लाखों में संख्या है फॉलोअर्स की, और उनका डाइट, उनकी मैं कहूँ तो फिटनेस लेवल पे ध्यान देने वाले एक ऐसे सेलेब्स हैं जो वाकई काबिल तारीफ के होते थे। लेकिन ये वही सारे लोग हैं जो कोविड की चपेट में आ चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि आज हमें सवाल करना पड़ेगा इन सेलेब्स की डाइट को लेकर के, इन सेलेब्स के फिटनेस को लेकर के, कि इनकी फिटनेस कैसी है, खोखली है क्या? इनकी डाइट कैसी है, खोखली है क्या? क्योंकि सवाल करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि लाखों लोग आपको देख करके जो आप कहते हैं उसका अनुसरण करते हैं। लो फैट, नो फैट, हम तला भुना नहीं खाएंगे, हम घी नहीं खाएंगे, तमाम तरह की जो अवधारणाएं बन चुकी हैं यूथ के अंदर, आपकी फॉलोअर के अंदर, वो चैलेंज करने का वक्त इस समय है। लेकिन मैं चैलेंज ज्यादा नहीं करूंगा, मैं कहूंगा सोचिए जरा, जितने भी वीवीआईपीज होते हैं, हेयर को स्टाइल करने वाले 4 बंदे लगे होते हैं, कपड़े कौन से पहनने वो 3 बंदे खड़े होते हैं, कपड़े पहनाने वाले 2 बंदे खड़े होते हैं, शर्ट के बटन को बंद करने वाले 2 बंदे खड़े होते हैं, और कोविड के 19 के वक्त उनका पूरा एक स्टाफ होता है कि हर चीज़ को सैनिटाइज करना है और किस चीज़ को कहाँ रखना है, किसकी एंट्री है, किसकी एंट्री नहीं है, किसकी एग्जिट है, किसकी एग्जिट नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद भी अगर सेलेब कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो यहाँ पर आपकी सवाल जो होना चाहिए वो इनके फिटनेस पे होना चाहिए और साथ ही इनके डाइट पे भी होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अब वैक्सीन को लेके बात करेंगे। देखो, पीएम नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल भाव विभोर होकर के, कर हमने देखा, मैं देख रहा था चैनल पे सब सीएम पीएम का वाद संवाद चल रहा था, तो वहां बता रहे थे कि हम कहां गलती कर रहे हैं, कितनी कैजुअली हमने इस कोविड के वायरस को हमने ले लिया है, जिसकी वजह से केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, तकरीबन 24 घंटे के अंदर 1,31,000 के आसपास मामले निकल के आ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं हमारी कैजुअलनेस है। माफ कीजिएगा मोदी जी, ये आपकी कैजुअलनेस की वजह से, न्यूज़ रिपोर्टर की कैजुअलनेस की वजह से, और जितने भी सीएम दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे, जो अरविंद केजरीवाल जी तो बिल्कुल हंस रहे थे, वो तो बिल्कुल हंस रहे थे, और अरविंद केजरीवाल हंस रहे थे, साथ के साथ अगर आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ तो मूंगफली छील रहे थे, वो भी कहाँ सुन रहे थे। तो सब हंसी मजाक तो चल ही रहा था क्योंकि आपने हंसी मजाक तो इस वायरस का बना दिया था। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके चलता हूं कि यहां पर जनता को मैं पूर्ण रूप से दोषी नहीं ठहराने दूंगा, आप सभी को। देखिए समझिए, जब बिहार में चुनाव होता है तो कोविड-19 की गाइडलाइंस कुछ जारी की गई थी कि इसको आपको फॉलो करना होगा जब आप प्रचार करने जाएं। जिस दिन से प्रचार शुरू हुआ उस दिन से ये जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस दी गई थी उसकी धज्जियां उड़ना शुरू हो गई थी। रही कहीं कसर अब हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में उड़ती और दिखाई दे रही है। अब न्यूज़ रिपोर्टर तमाम विपक्ष से सवाल करते करते परेशान नहीं हो रहा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है कि अमित शाह से पूछ लिया जाए कि आपने लाखों की, हजारों की भीड़ तो आपने दिखा दी, लेकिन ना आपके पास मास्क है और ना ही आप भीड़ में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास मास्क है और ना 2 गज की दूरी का पालन हो रहा है। राहुल कंवल और अमित शाह जब गाड़ी में बैठे हुए थे तो मैंने अपना एक वीडियो बनाया था 30 सेकंड का, जिसको मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाले लोगों को पता होगा कि मैंने वहां पे क्या कमेंट्री की थी। अगर आपने नहीं देखा है, ये 2 महान एक नेता है तो एक अभिनेता है, आप इन दोनों देख सकते हैं। कोविड के इस वक्त में गाड़ी में व्यक्ति अकेला हो तो मास्क ना पहने समझ में आता है, लेकिन अभिनेता और नेता जब एक साथ हो तो मास्क तो पहन लेना चाहिए। आप लोगों को देखने के बाद ही ना लोग कोरोना को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और उनको लगता है, ठीक है मैडम भी आ गई हैं, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया मास्क लगा लो अभिनेता और नेताजी।
इतने कैजुअलनेस को देखने के बाद आम जनता के अंदर बिल्कुल ये अवधारणा बनी है कि हाँ, हो सकता है ये कोविड-19 का जो वायरस है ये शायद इतना प्रभावपूर्ण नहीं है, इतना प्रभावशाली नहीं है कि हमारी सेहत पे कोई इसका असर हो सके। इसी का नतीजा यही है कि कोई भी 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहा है, कोई भी कोविड-19 को सीरियसली नहीं ले रहा था, कोई मास्क नहीं लगा रहा था, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, देश का विदेश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर, आपका इन्फ्लुएंस इतना जबरदस्त है कि अगर आपने छात्रों से बोला कि आपको कठिन सवाल पहले करने हैं तो पहले करेगा, भले ही उसको सरल सवाल क्यों ना आते हो, छूट जाए, लेकिन वो आपका इन्फ्लुएंस की वजह से वो कठिन सवाल पहले करने वाला है। लेकिन जब आप रैली कर रहे होते हैं, लाखों की भीड़ को आप देख रहे होते हैं, जब वहां पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना होता है, जब वहां पर किसी ने 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहा होता है, तो उसको देखने के बाद आपकी वजह से लोगों के अंदर कैजुअलनेस आ जाती है और उस चीज को ये लोग फॉलो करना बंद कर देते हैं। और कल आप आकर के टीवी पे ज्ञान दे रहे थे कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। साहब, आप लोगों की सीएम ममता बनर्जी की वजह से बिहार के चुनाव की तरफ आप चले जाइए, आप बीजेपी की तमाम नेताओं की वजह से, सिर्फ एक पार्टी को मैं यहां पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, इनफैक्ट यहां तो मीडिया चैनल्स भी इतने हैं कि वो छू करके, अगर आप देखिए किसान आंदोलन में कैसे कुछ मीडिया रिपोर्टर्स छू के पूछ रहे थे किसानों से, मैंने इस पे वीडियो किया हुआ है, वहां पर भी 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा था। आपके इन्हीं हरकतों को देखने की वजह से लोगों के अंदर ये दिमाग में ये चीज भर गई कि कोरोना वायरस अब है ही नहीं, अगर है तो इतना प्रभावशाली नहीं है। तो जनता को बेवकूफ बनाने काम तो आपने किया। और आप बात पर अभी पीएम ने तो कह दिया है कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, अभी 70% आरटीपीसीआर टेस्ट कीजिए, इस पे भी मैं आऊंगा। और मैं आपको बता दूं, नाइट कर्फ्यू से काम चल रहा है तो नाइट कर्फ्यू से हम काम चलाएंगे, लेकिन कुछ राज्यों में मैंने सुना है कि लॉकडाउन शुरू हो चुका है वीकेंड पर। साहब, ये लॉकडाउन ना मोबाइल में कीपैड लॉक की तरह नहीं है कि जब चाह 30 सेकंड में अपना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, इकोनॉमी की बात है साहब। सेकंड लॉकडाउन के बिल्कुल मैं पक्ष में नहीं हूं, इस पे मैंने वीडियो बनाया, जाकर आप देख सकते हैं कि क्यों पक्ष में मैं नहीं हूं। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे ना, अभी तक तो कोई कोरोना केस निकल के नहीं आ रहा है। जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि वहां पर बाढ़ आएगी इन्फेक्टेड लोगों की। अगर वहां पर कोई कैजुअलिटी होती है पश्चिम बंगाल में, तो इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी किन किन नेताओं की होनी चाहिए या होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जिम्मेदारी तय करने के बाद भी हम क्या कर लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्री बताइए कि एक परिवार में से अगर एक व्यक्ति की वहां मृत्यु हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपके गलत व्यवहार की वजह से, आपके गलत तरीके की वजह से, तो आप दोषारोपण एक दूसरे पर करेंगे या फिर मुआवजा देंगे या गलती मानेंगे? मोदी जी, एक बात बताइए मुझे, आप समेत जितने भी राजनेता हैं, आप में से कोई जिम्मेदारी लेगा उस परिवार की जिसके ये कैजुअलिटी होने वाली है? क्या आप उसकी भरपाई कर पाएंगे? जो आप लोगों की राजनीति चक्कर में जो लोग सफ़र करने वाले हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा निकलेगा जब ये चुनाव खत्म होंगे। अमित शाह, इलेक्शन कमीशन से दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पे बोला है कि आप कर क्या रहे हो, चुनाव का समय तो है, समझ में आता है, लेकिन कोविड-19 का आप पालन क्यों नहीं करा रहे हैं? जवाब मांगा है अमित शाह इलेक्शन कमीशन से, 30 अप्रैल तक देना है और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हो जाएंगे। क्या संयोग है, मजा आ गया। अब बात करते हैं, मोदी जी ने बोला कि वैक्सीन से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट होने चाहिए, 70% जनता का आप आरटीपीसीआर टेस्ट कीजिए। इसको लेकर के पहले भी मैं संदेह जता चुका हूं और पीआईबी, ये सरकारी वेबसाइट है, वहां पर आप देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति के बॉडी में अगर एक्टिव कोरोना वायरस है, तो वो अगर उस व्यक्ति के शरीर में अगर वो वायरस इनएक्टिव है, जब भी इनएक्टिव वायरस कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकता, ट्रांसमिशन नहीं कर सकता, ना किसी को इन्फेक्टेड कर सकता है, तो उस केस में भी आरटीपीसीआर टेस्ट उस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव दिखाएगा। सवाल मेरा यहां पर यह था कि अब आरटीपीसीआर टेस्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये जानने की कोशिश जब मैंने की तो मुझे इस पर कोई जवाब नहीं मिला। अगर यह सिचुएशन आती है कि एक्टिव वायरस को भी पॉजिटिव दिखाएगा और इनएक्टिव वायरस को भी पॉजिटिव दिखाएगा, जब आंकड़े बढ़ेंगे तो लोगों के अंदर स्वाभाविक तौर पर घबराहट होगी। वो घबराहट सीधे मौत से लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इस गंदी तरीके से कर दिया गया है। यहां पर कम्युनिकेशन के बादशाहों ने, जितने बादशाह होते हैं कम्युनिकेशन के, जो जितने भी नेता हैं, ऐसा कम्युनिकेशन कर रखा है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, ये लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो रही है। कुछ हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं, कुछ उसी चिंता में हैं, कुछ उसी चिंता में स्ट्रेस और डिप्रेशन में आते जा रहे हैं, इम्यूनिटी को कमजोर किए जा रहे हैं। ये सिर्फ
उसी वजह से जिस तरह से मैसेज दिया जाना चाहिए था, जिस तरह की कवरेज मीडिया के द्वारा की जानी चाहिए थी, वो कवरेज अच्छी नहीं हुई है, वो कवरेज गलत हुई है। मेरा अपने सवाल को पुनः मैं दोहराता हूं कि ये जब केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो लोगों की मेंटल हेल्थ को लेकर के हमारे मीडिया चैनल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और क्या हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने जा रही है। इनएक्टिव और एक्टिव केसेस को जब पॉजिटिव दिखाएगा तो संख्या बहुत बढ़ेगी। उन लोगों की मानसिकता को कैसे आप लोग स्टेबलाइज करेंगे, ये सोचिएगा। साथ ही एक सवाल आपका ये भी आ सकता है, आया है, जिससे शुरुआत मैंने की और इस वीडियो का अंत भी उसी सवाल से करूंगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी क्यों एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है। सवाल यहां पर है, जब आप वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन का जो असर होता है वो सेकंड डोज के 14 दिन बाद शुरू हो जाता है। यानी कि सेकंड डोज आपने लगाई और 14 दिन बाद, सेकंड डोज के लेने के 14 दिन बाद आपके बॉडी में वो एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। एंटीबॉडीज इतनी बन जाती हैं कि अगर वो वायरस आपकी बॉडी पर अगर हमला करेगा तो आपका शरीर उससे लड़ भिड़ करके उसको इनएक्टिव कर देगा। शुरू से समझाता हूं, जब आप 2 डोज लेते हैं वैक्सीन की, भारत में सिर्फ 2 ही वैक्सीन को मंजूरी मिली है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। अब यहां पर आप बात समझिए कि जो अगर आपने पहला डोज लिया है, चाहे जिस भी वैक्सीन का आपने ले लिया हो, और आपको वही वैक्सीन लेनी पड़ेगी जो आपके आसपास है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि हम ये लगवाएंगे हम वो लगवाएंगे, जो आपके आसपास है आपको वही लगवानी पड़ेगी। अगर आपने वैक्सीन का पहला डोज लिया है, पहला डोज लेने के बाद शुरुआती दिनों में क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, हाथों में यहाँ आपके यहाँ पर लगेगा, इंट्रामस्कुलर होने की वजह से यहाँ पर लगता है और कुछ दिनों तक आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है और 2 से 3 हफ्ते के बाद वही इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स है वो डेवलप करना शुरू कर देता है और 2-3 हफ्ते के बाद क्या होता है ना, आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। जो सेकेंड डोज होता है ना, वो बूस्टर के नाम से कहा जाता है और बोला जाता है। जो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जा रही है उसको बूस्टअप करने के लिए दूसरा बूस्टर आपको दिया जाता है। अगर कोविशील्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 8 हफ्ते के भीतर आपको वैक्सीन दूसरा डोज लगवा लेना है, और अगर कोविशील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोवैक्सीन का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आपको दूसरा जो बूस्टर डोज है वो आपको 6 हफ्ते के अंदर लगवा लेना है। लेकिन कहीं कहीं मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूँ कोवैक्सीन को लेकर के, वहाँ 4 हफ्ते का ही समय बोला है और कुछ वेबसाइट पे मैं देख रहा हूं तो वो 6 हफ्ते का दिया गया है समय, इस पे सेकंड डोज लग जानी चाहिए। जब सेकंड डोज लग जाती है, वो उस सेकंड डोज लगने के बाद आपकी बॉडी में 14 दिन के बाद वो इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि उस वायरस से लड़ने में सक्षम आपका शरीर हो जाता है। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप सभी ने वैक्सीन लगवाई और 14 दिन के बाद सभी के शरीर में जाकर के ये एंटीबॉडीज बन जाती हैं और अपना काम करना शुरू कर देती हैं। अगर कोविड का वायरस अगर हमारे शरीर में घुसेगा या हमारे शरीर पे हमला करेगा तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है, एंटीबॉडीज हैं क्या, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ये वायरस है, इस पर हमला करो और इसको इनएक्टिव करो। प्रोटीन एंटीबॉडीज का काम सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन यहाँ पर इनके एफिकेसी रेट को अगर देखेंगे तो 70 to 91% है। यानी कि 10 में से 2 लोगों की एंटीबॉडीज इतनी बन जाएंगी कि वो कोविड से फाइट कर सकती हैं और बाकी के बचे 8 में इतनी एंटीबॉडीज नहीं हो सकती कि कोविड के वायरस से वो डिशुम कर सके। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस वैक्सीन के लगने के बाद, इस बूस्टर डोज लगने के बाद मेरे बॉडीज में कितनी एंटीबॉडीज बनी है। इसका भी टेस्ट होता है साहब, एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं। आप चाहें तो एंटीबॉडीज टेस्ट करा सकते हैं। अब कितनी एंटीबॉडीज होना काफ़ी होता है एक कोविड के वायरस से लड़ने के लिए, ये पैरामीटर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कोविड-19 की अगर आपको एंटीबॉडीज चेक कराना है तो ये अपने आप में पहली बात तो बहुत महंगा टेस्ट है और दूसरी बात ये फुल प्रूफ भी नहीं है। यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक इस टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दी कि एंटीबॉडीज़ के भी टेस्ट होते हैं, अगर आप चाहें तो एंटीबॉडीज़ के टेस्ट करा सकते हैं। चलते चलते मैं एक बात को बताना भूल गया कि जब महाराष्ट्र और तमाम जैसे कि उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ पर वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमारा अमेरिका और यूरोप से आने वाला जो रॉ मटेरियल है उस पर सरकार, वहाँ के देशों ने रोक लगा दी है, जिसकी वजह से हम वैक्सीन को नहीं बना पा रहे हैं। और एस्ट्राजेनेका फिर केस ठोकता है सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर कि भैया आप हमें शिपमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं।
उनकी वहां मजबूरी है कि वहां रॉ मटेरियल नहीं पहुंच रहा, और भारत की सरकार का दबाव यह होना है कि आप पहले भारत में आपूर्ति कीजिए, तब बाद बाहर जाकर इसको शिपमेंट कीजिए। लीगल केसेस चल रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि फ्री इकोनॉमी और फ्री मार्केट होने के बावजूद फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन इसकी जो वैक्सीन है ये भारत में क्यों नहीं आने दी जा रही हैं, क्यों इनको मना किया जा रहा है? तो मैं आपको एक एक करके बातें बता दूं कि मॉडर्ना से उससे कुछ डाटा मांगा गया सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से। आईसीएमआर ने भी डाटा पूछा कि एडिशनल डाटा आपको देना होगा, तो वो डाटा नहीं दे पाई, हाथ पीछे खींच लिया। ऐसे ही अमेरिका की जो फाइजर थी उसने भी बोला कि मुझे, सरकार ने बोला कि आपको एडिशनल डाटा देना पड़ेगा, तो फाइजर ने मना किया और वो प्रोवाइड नहीं करा पाया और वो बैक चला गया। ऐसे ही जॉनसन एंड जॉनसन के साथ, जॉनसन ने तो अप्लाई तक नहीं किया भारत में, हम अपने भारत में इस वैक्सीन को बेचेंगे। अब क्या आगे चल करके हो सकता है, क्या सरकार दोबारा से इनसे कांटेक्ट करेगी या फिर कांटेक्ट ये कंपनी सरकार से करने वाली हैं, और क्या प्रोग्रेस रहने वाली है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि जो सामर्थ्यवान हैं वो पैसे देकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो सामर्थ्यवान नहीं है वो अपना सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के वैक्सीन लगा रहे हैं। जरूरतमंदों को फ्री में वैक्सीन मिल जाए, जिसके पास पैसा है वो पैसा देके वैक्सीन लगा सकता है। लोग की बात ये है, कहना बात सही है या गलत है ये अपने अपने मतों के ऊपर है। वैक्सीन इफेक्टिव है, इनफेक्टिव है, इस पर डिबेट पहले बहुत हो चुकी है। अब इस पर बहुत ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा बोलना इस टॉपिक पर गाइडलाइंस के खिलाफ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा वाद संवाद आपसे टूटे, तो मैं खुलकर बोलने को तैयार हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप वाद संवाद को निरंतरता से सुनने के इच्छुक होंगे, क्योंकि मेरी ऑडियंस है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए आप पेटीएम और यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।